जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है 0.123 दिस वन, ठीक है। 1 2 3 3 पर बार है। अब इसको मुझे भिन्न में चेंज करना है, भिन्न में बदलना है। तो आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट मैं अपने अलग वीडियो में बताऊंगा, अभी ध्यान देंगे डायरेक्ट। तो 1 2 3, तो आप पहले नंबर को ऐसे ही लिखेंगे, उसमें से जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, 12 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई जितनी संख्याओं पर बार है उतने तो 9 आ जाएंगे, यानी एक संख्या पर बार है तो 1 9, और 2 पर नहीं है उतने 0, जितनी संख्याओं पर नहीं है उतने 0। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले एज इट इज नंबर लिखेंगे, जिस संख्या पर बार नहीं है उसे माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9, जितनी संख्याओं पर नहीं है उतने 0। तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 111 डिवाइडेड बाई 900। 3 से कैंसिल आउट करेंगे 37, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 300। क्लियर है यहाँ पर? यानी मेरा जो ऑप्शन रहेगा, ध्यान से सुनना है, मेरा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 37/300, सी वाला ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ते हैं। 92 जो आपके में क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि 50 पैसे के अगर 16 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे। अगर 1 रुपए के 16 सिक्के होते तो आप कहते हैं, जैसे 1 रुपए के 16 सिक्के होते, 16 कॉइन होते, तो आप बोलते 16 रुपीज हो गए, 16 रुपए हो जाते। लेकिन 1 रुपए नहीं है, 50 पैसे के 16 सिक्के हैं, तो 1 रुपए का आधा यानी 16 रुपए का आधा हो जाएगा 8 रुपए, यानी मुझे 8 रुपए बनाने हैं। अब ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन है 1 रुपए के 4 सिक्के मतलब 4 रुपए, 2 रुपए के 3 सिक्के यानी 6 रुपए, यानी ये तो 10 रुपए बना रहा है, लेकिन हमें बनाने कितने हैं? 8। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है 2 रुपए के 3 सिक्के यानी 6 रुपए, 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं, तो 8 सिक्के मिलकर 2 रुपए बनाएंगे, यानी 8 रुपए, यानी सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। 8 रुपए बना रहे हैं मिलकर। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे दिस वन। ये किसी बच्चे का पेपर है जिसने कुछ सॉल्व किया है, हमें उस पर नहीं जाना, हमें समझना है हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। जैसे 2/7, हम इसके लिए वो ले लेते हैं 2/7, 3/13 और 5/6 का अवरोही क्रम जानना है। 2/7, 3/13 और 5/6, है ना। हमें 2/7, 3/13 और 5/6 का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब यह है कि सबसे बड़ा पहले आएगा। तो सबसे पहले तो देखो, देखने से ही पता चल रहा है हमें सबसे पहले पता कैसे करना है, यहीं से पता कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे हमें इन दोनों में पता करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26 और 7 21, 21 और 26 में से कौन सा बड़ा है? 26 बड़ा है, इसका मतलब 2/7 बड़ा है इन दोनों। अब इन दोनों में पता कर लेते हैं 2/7 और 5/6 में कौन बड़ा है। तो 6 दूनी 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 और 7 पंजे 35, यानी ये बड़ा हो गया, यानी 2/7 से बड़ा ये हो गया 5/6। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 5/6 सबसे बड़ा है। 5/6 किससे बड़ा है? 2/7 से।
और 2/7 किससे बड़ा है? 3/13 से। क्लियर है? तो ये आंसर हो जाएगा ये वाला। तो चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर है जिससे आपको पता रहे। तो सबसे पहले 5/6 आएगा, फिर 2/7 आएगा, 3, यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है 94। अच्छा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। चलिए मैं लिख देता हूं, माइनस का 1 सही 3/5 माइनस का 1 सही 3/5 है, फिर माइनस दिया है, फिर ब्रैकेट दिया है ना? देखते हैं। फिर 2 सही 2/3 है, 2 सही 2/3 है, फिर माइनस दिया है, और फिर 4 सही 5/6, 4 सही 5/6। ये क्वेश्चन सरल कर। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो इसको तो एज इट इज 5 एकम 5 और 3 8/5 हो गया माइनस का। माइनस ये है 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो गया, माइनस 6 चौक 24 और 5 29/6 हो गया। क्लियर है? तो माइनस का 8/5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 यानी ये 16 हो जाएगा, माइनस का 29। तो ये माइनस का 8/5 हो जाएगा, माइनस 29 में से 16 जाएंगे तो माइनस का 13/6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 8/5 प्लस का 13/6 हो जाएगा। एलसीएम फिर से 30 आ जाएगा, 6 48 हो जाएगा, प्लस 6 बने 30 65 हो जाएगा, यानी 65 में से 48 चले जाएंगे तो 17/30 आंसर हो जाएगा। यानी ये आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। 17/30 इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो। 244, चेक कर लेते हैं, 244 और 2052। ठीक है, 244 और 2052। चलिए, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 244 और 2052 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। इसका मतलब मैं अगर 4 को घटा दूंगा दोनों में से, तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी वो संख्याएं पूरे तरीके से विभाजित होंगी उस बड़ी से बड़ी संख्या से। इसका मतलब इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, मसा निकालना पड़ेगा। अब मसा निकालने के लिए भी कई सारे मेथड हैं, तो हम यहाँ डिवाइडेशन मेथड यूज कर लेते हैं, जो भी है 2048 है ना। 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 पंजे होते हैं 120, यानी 8 बार जाएगा लगभग, है ना, 8 बार। तो 0 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 3 8 दूनी 16 और 3 19। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 8 बचेगा, ये 6 बचेगा, ये 1 बचेगा। अब 168 से 240 में डिवाइड देना है, 1 बार जाएगा,
168, ये 10 में से 8 जाएंगे 2, ये 23 में से 16 जाएंगे ये 168 में डिवाइड देंगे तो 72 दूनी होता है 144, बचेगा 24, 24 से 72 में देंगे तो ये हो जाएगा 3, 72। इसका मतलब इन दोनों का जो HCF आएगा वो 24 आएगा, यानी 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे मैं दोनों संख्याओं में डिवाइड दूंगा तो 4 से 12 बचेगा। चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जिससे, तो आंसर हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है, चेक कर लेते हैं। 168 बचा था, 168, 2 72, 72 से 72 दूनी 144 होता है, ये कंफर्म है, ये 4 बचेगा, ये 2 बचेगा, 24 ही आना चाहिए, आंसर 24 ही आना चाहिए। ठीक है, इसमें दिया है 12, 16, तो ये दोनों ऑप्शन सी और डी तो चले गए, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब हमें 12 और 16 में से चूज करना, वैसे तो ये ऑप्शन ही गलत है ना, तो आप 12 से डिवाइड करो, 12 दूनी 24, 2 बचेगा, उस 4 बचेगा, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, नहीं 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन बचता है, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 4, 16 एकम 16 और 4, 16 दूनी 32, हाँ 16 आंसर हो जाएगा, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें, वैसे आंसर इसका 24 आएगा। क्लियर है, HCF निकालेंगे 24 आएगा, वही आंसर होगा सही, लेकिन हमें ऑप्शन से जाना है तो 16 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिस वन। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं समझाता हूं, मैं समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आए। पी ने 9,000 रुपए का ऋण लिया है, यानी प्रिंसिपल जो है वो 9,000 रुपए है, 8.5% की साधारण ब्याज है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5%, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष 8 महीने, यानी 2 सही 2/3 वर्ष, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कुल कितनी राशि लौटनी होगी, हमें मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है ए। सबसे पहले तो ब्याज निकाल लेते हैं, ऐसा ही हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं, यहां समझते हैं, प्रिंसिपल आपका 9,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष 8 महीने। 2 वर्ष 8 महीने का मतलब क्या हो गया, 2 वर्ष तो पूरे हैं, और 8 महीने को अगर वर्ष में चेंज करेंगे तो 8/12, 4 से काट देंगे तो 2/3 वर्ष और आ जाएंगे, यानी 3 दूनी 6 और 2 8/3 वर्ष हो जाएगा, 8/3 वर्ष लिख सकते हैं। चलिए
ऐसे भी लिख सकते हैं, या बाद में भी हम कर सकेंगे, कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं। ऐसा ही आपको पता है PR इंटू टी अपॉन 100 होता है, तो 9000 इंटू 8.5 इंटू टाइम कितना दे रखा है 8/3, ठीक है, और अपॉन 100 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, इसको हटाएंगे पॉइंट को, चलिए पॉइंट को नहीं हटाते, 3 से ये कैंसिल आउट कर देते हैं 30, तो ये आ जाएगा 8 के 24 इंटू 85, 24 गुणा 85 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 की 0 2, 10 42 और 2 44 की 4, हाँ सो लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20, लेकिन हमें एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 204। 204 रुपए आपके ब्याज के हो गए, लेकिन हमें क्या लगाना है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन यानी 9000 प्लस ब्याज, यानी 9204 रुपए लौटाने होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 9200 सॉरी 9204, कहीं गलती हो रही है क्या? ऐसा ही तो यही आएगा, 24 8 के 24, अच्छा 2040 हो गया ना, तो 9000 में 2040 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 11,040 हो जाएगा, 11,040। मैंने 2040 की जगह 204 कर दिया है, जिस वजह से दिक्कत हो रही। तो ऑप्शन सी है इसमें आंसर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक 22 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर, है ना, 22 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया है। कोई बात नहीं, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये जो है आयताकार कागज है, ये 22 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। तो जब इसको मोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे बेलन बन जाएगा, जिसकी हाइट तो सेम ही रहनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो वृत्त बनेगा नीचे, इसकी परिधि जो हो जाएगी वो 22 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, यानी ये जो 2πr आपको दिखेगा नीचे वाला पोर्शन वृत्त, ये 22 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, सॉरी 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 22 सेंटीमीटर। 2
सॉरी 22 से 22 कट गया, तो r बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, यानी उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, हाँ, आपको क्या करना है, रेडियस आ गई, तो अब आपको अब हमें वक्रपृष्ठ चाहिए, वक्रपृष्ठ। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है, बेलन का वो होता है 2πr/h। तो 2 हमें पता है 22/7 होता है, पाई का मान, r हमारा 7/2 निकल के आया, h हमारा 4 है, 4 सेंटीमीटर। 2 7 से तो 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 चौके 88 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। पहला ही नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 97 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा समझना पड़ेगा यहां पर। दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी, ये जो ए बी है, सी डी ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, ऊपर काटती है। ओ ई जो है और ओ एफ बीओडी के समद्विभाजक हैं, बीओडी यानी ये कोण को बीओडी और सीओबी समद्विभाजक का मतलब है ये आधा आधा कर रहे हैं, यानी ये जो कोण है वह इस कोण के बराबर है। ठीक है, अच्छा, और ये जो 25 है तो ये भी 25 होगा और समद्विभाजक है। तो चलिए समझ लेते हैं उस चीज को। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये अगर 25 डिग्री है, देखो एंगल बी ओ डी और सी ओ बी के समद्विभाजक हैं। बी ओ डी का समद्विभाजक क्या है, ओ ई। ओ ई का मतलब ये है, ये दो कोण में डिवाइड कर रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये 25 डिग्री है, तो ये भी 25 डिग्री होगा जब आधा आधा है तो। अरे हाँ या ना, तो यदि ई ओ डी, ई ओ डी 25 डिग्री है तो सी ओ एफ पूछा है, सी ओ एफ ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुनो जरा यहां पर। जब ये 25 25 पूरा 50 हो गया, ये पूरा एंगल कितने का हो गया, ये पूरा हो गया 50 का। और आपको पता है कि ये एक सीधी लाइन है सी डी, तो ये पूरा जो एंगल बनाएगी 180 डिग्री का बनाएगी। ये पूरा जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा। अब 50 तो यहीं तक हो गया, तो 180 में से 50 को माइनस करो तो ये हो गया 130, यानी ये जो एंगल बना ये पूरा वाला ये 130 का बना। लेकिन हमें चाहिए कितना, सी ओ एफ, ये वाला सी ओ एफ ये वाला, तो ये तो आधा आधा ये भी करेगा ये दोनों को, तो 130 का आधा कितना हो जाएगा 65। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 64,000 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति 5 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी होगी। चलिए, क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग
भुजा का वर्ग होता है 6400 वर्ग मीटर। तो भुजा कितनी आ जाएगी 6400 का अंडर रूट यानी 80 सेंटीमीटर 80 मीटर, मीटर में दे रखा है। तो भुजा आ गई 80 मीटर। तो बताइए वर्ग का परिमाप कितना होगा। एक चक्कर लगाएंगे वर्ग का तो परिमाप के बराबर लगेगा। परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, लेकिन वो 5 चक्कर लगवा रहा है। 5 चक्कर का मतलब 5 बार घूमना पड़ेगा, यानी 5 बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परिमाप का मतलब एक चक्कर लगाने में और 5 चक्कर लगाने में यानी 5 गुना करना पड़ेगा। तो 4 इंटू भुजा कितनी 80 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 8 पंजे 40 यानी 1600 मीटर। अब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, यानी 1.6 किलोमीटर। यानी 1600 में 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, 10 से भाग देंगे तो 1.6 किलोमीटर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। कोई डाउट है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा। 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय। पहले तो जो टैंक का आयतन है उसमें कितना पानी आएगा वो तो देख लें। तो आप टैंक का आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक है ना। तो टैंक का आयतन कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 इंटू 1.5 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा 1.5 दूनी 3, 3 क्यूबिक मीटर, यानी इतना पानी आता है। अब ये लीटर में है तो क्यूबिक मीटर को लीटर में चेंज करना है। तो 1 क्यूबिक मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर। तो 3 का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 1000 इक्वल्स टू हो जाएगा 3000 लीटर, यानी उसमें 3000 लीटर पानी आता है। लेकिन वो कह रहा है 20 लीटर प्रति मिनट की गति से पानी भरने में लगा समय। तो 1 मिनट में 20 लीटर भरता है, तो 3000 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा 3000 बटे 20, यानी 150 मिनट। और 150 मिनट का मतलब क्या हो गया, 150 मिनट का क्या मतलब हो गया 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है। तो हॉगवेगन ने कहा है, बिल्कुल सही है। जिसने भी टिक किया है हॉगबेन ने कहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है। विश्लेषण विधि का मतलब है एक जुड़े हुए भाग को अलग करना। संश्लेषण विधि का मतलब यह है अलग अलग भागों को जोड़ना। संश्लेषण का मतलब है जोड़ने से। तो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी एक पेडागोजी का क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर नहीं,
समय के अनुसार, अगर अवधि के अनुसार आप पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। टाइम को देखकर थोड़ी पढ़ा जाता है, तो वो एक उपचारात्मक शिक्षण की श्रेणी में नहीं आएगा। भाषाई नियमों के ज्ञान पर, केवल भाषा के आधार पर आप बच्चे को पढ़ाएं, नहीं। उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, ये भी सही है, केवल शिक्षण सामग्री पर ही पढ़ाएंगे, नहीं। तो जो गणित में सबसे पहले है समस्या को पहचानना, गणित में जो सबसे पहले आंसर आता है समस्या को पहचानने से रिलेटेड आता है। अगर बच्चे को समस्या समझ में आ जाती है तो उसका उपचार संभव है। समस्या ही समझ में नहीं आ रही है, समस्या का कारण क्या है, तो उसका उपचार नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। जिसने भी लगाया सही लगाया है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। मूल्यांकन किस हिसाब से किया जाता है? अच्छा, परिस्थितियों की पहचान, उद्देश्यों का चयन। तो सबसे पहले तो उद्देश्यों का चयन आएगा, दूसरा वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट पे आएगा उद्देश्यों का चयन। फिर परिस्थितियों की पहचान, बिल्कुल सही, दूसरे नंबर पर आएगा। मूल्यांकन विधियों का चयन, प्रमाणों की संख्या, मूल्यांकन प्रविधियों। देखो विधियां पहले आएंगी, प्रविधियां बाद में आएंगी। इसका मतलब 3 5 से पहले आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 3 5 से पहले किस में है। 3 5 से पहले सभी में है, लेकिन जस्ट पहले आना चाहिए, क्योंकि विधियों के बाद प्रविधियों का नंबर आता है। तो ये वाला ऑप्शन तो गया, जस्ट पहले आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया। अब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। चेक कर लेते हैं, 2 के बाद 3 आएगा या 2 के बाद 1 आएगा। ठीक है, उद्देश्यों का चयन, परिस्थितियों की पहचान। अगर मैं इसके बाद ये रखता हूं, 2 के बाद 1 आएगा, 3 आएगा। देखो सबसे लास्ट में तो प्रमाणों की संख्या, प्रमाणों की व्याख्या है सबसे लास्ट में, ये तो कंफर्म है। चेक कर लेते हैं सबसे लास्ट। परिस्थितियों की पहचान तो पहले की जाएगी ना, तो ऐसा तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए, तो इसीलिए आंसर ए लगाएंगे। 2 1 3 5 4। तो सबसे पहले उद्देश्यों का चयन आएगा, फिर आएगा परिस्थितियों की पहचान। परिस्थितियों की पहचान करने के बाद हम मूल्यांकन विधियों का चयन करेंगे। अब मूल्यांकन विधियों का चयन करेंगे, अब उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, वो विधि कैसे करनी है हमें, तो वो आएंगी मूल्यांकन प्रविधियों के अंतर्गत। क्लियर है यहाँ पर? जैसे मैं अभी आपको समझा रहा, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा समझ में आता है। देखो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिचुएशंस। पहले आपके उद्देश्य एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप मूल्यांकन किस बेस पर करना चाहते हैं, वो उद्देश्य क्या है मूल्यांकन करने का। फिर आपको बच्चे की स्थिति समझनी चाहिए, सिचुएशन, सिचुएशन क्या है। फिर आपके जो मूल्यांकन करने की विधियां हैं वो क्या है, और विधियों के अंदर भी प्रविधियां क्या हैं वो। देन आफ्टर इंटरप्रिटेशंस ऑफ एविडेंसेस, फिर आपको प्रमाण पर पहुंचना चाहिए। तो 4th वन इज द लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 105, क्वेश्चन नंबर 105। ये भी, हाँ, किसी छात्र से नीचे दी हुई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। किसी छात्र से कहा गया कि 306 को 30 6, 406 को 40 6, 408 को 40 8, 4020 को 40 20 पढ़ता है। तो पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है, तो देख लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझ रहा है, स्थानीय मान नहीं समझ रहा है। 306 को वो पढ़ रहा है 30 6, सबको एक हिसाब से ले रहा है,
वो 4020 को भी 4020 पढ़ रहा है, इसका मतलब उसको स्थानीय मान नहीं पता है। तो पहले तो ऑप्शन से कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती, कक्षा उबाऊ लगती है। छात्र के अगेंस्ट में अगर कोई भी सेंटेंस कहा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना वो गलत ही हो सकता है। तो सबसे पहले तो उसे रिजेक्ट कर दें। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया है और उस उपयोगी समझ लेता तो गलती क्यों करता, ये भी गलत। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि छात्र के अगेंस्ट में बोल रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है और ये बोल भी रहा है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है, उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 करोड़ 1,01,01,101 का अंकीय रूप है। सबसे पहले तो 1 करोड़ को लिख दो। 1 करोड़ का मतलब है इकाई, दाईस, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ का मतलब ये हो गया। 1 लाख का मतलब हो गया इकाई, दाईस, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 के आगे 5 जीरो। 1,000 का मतलब क्या हो गया, 1 के आगे 3 जीरो। और 100 का क्या मतलब हो गया, 101, ये हो गया। तो आंसर हमारा आ जाएगा, इन सबको जोड़ दो, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, बी आंसर हो जाएगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये दे रखा है 31P5, 3 का गुणज है। 3 का गुणज, गुणज का क्या मतलब होता है, 3 का मल्टीपल है, यानी 3 से ये संख्या कट रही है। तो 3 से कटने का क्या रूल होता है, सभी अंकों को जोड़ दें। तो इसने P का अधिकतम मान पूछा है, इसका अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू। तो जोड़ दो पहले तो, 5 और 1 4 और 3, सॉरी 5 और 1 6 और 3 9 प्लस P। अब 9P का क्या अधिकतम मान जोड़ें, 9 ही रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे 12 क्यों नहीं रख सकते, है ही नहीं, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, फिर नंबर चेंज हो जाएगा ये, इसलिए 12 नहीं रख सकते। तो 3 से डिवाइड होने वाली एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, और 9 रखेंगे प्लस 9, 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 जो कि 3 से डिवाइड होता है। तो आंसर ए ही आ जाएगा अपना। वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया हमारा 25 प्लस 12 इंटू 33 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5, ये क्वेश्चन है। तो देखो बॉड मास का नियम लगेगा, सबसे पहले हम भाग देंगे, तो 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 प्लस 12 इंटू 33 कितने होते हैं, 12 × 36 की 6, 3 12 × 36 और 3 39, 396 माइनस 5, तो 396 और 25 कितना हो गया, 321, सॉरी 421 माइनस 5 करेंगे तो 416 आंसर आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है, यानी 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा, वो संख्या निकालनी पड़ेगी। चलिए चेक कर लेते हैं 1 से 10 तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड 2,
1 1 3 2 5 3 7 4 9 5। फिर 2 से डिवाइड दें, 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। फिर 2 से डिवाइड दें, 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। फिर 3 से डिवाइड दें, 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5। फिर 3 से डिवाइड दें, 1 1 1 1 5 1 7 1 1 5। अब 5 से डिवाइड देंगे, फिर 7 से डिवाइड देंगे, 5 से डिवाइड देंगे और फिर 7 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो ये 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1, फिर 7 से देंगे तो ये 1 1 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72 पंजे 360 इंटू 7 करेंगे तो 0 7 42 की 2 4 7 21 और 4 25। आंसर हो जाएगा 2520। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अभी आप डायरेक्ट मत करो, ठीक है, बेसिक समझो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये संख्या दी हुई है 60321045। 3 4 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल। 3 का स्थानीय मान हो जाएगा, 3 के आगे कितने 0 हैं, 1 1 2 3 4 5। 3 का स्थानीय मान ये, 4 का स्थानीय मान, 4 के आगे 1 0 40, और 5 का स्थानीय मान तो 5 ही रहेगा। तो इनका गुणनफल पूछा है, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी 200। तो ये हो जाएगा, 3 के आगे 5 0 तो हैं, और ये 200 हो जाएगा, 2 0 3 दूनी 6 यानी 1 2 3 4 5 6 7 0 आना चाहिए। तो एक ही में 1 2 3 4 5 6 7, डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर कितना होगा। The difference between the greatest and the lowest prime numbers of 2 digits। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी, देखो बच्चे यहां समझना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97, जो किसी से डिवाइड नहीं होती, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11। तो अंतर कितना हो गया, 7 में से 1 जाएगा 6, 86 आंसर आएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए है। 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए है, 25 पेनों का मूल्य कितना होगा, है ना। तो निकाल सकते हैं 720 तो हम निकाल सकते हैं 12 दर्जन पेनों का मूल्य है, 12 दर्जन का मतलब हो गया 12 × 12 यानी 144 पेनों का मूल्य है
144 पेनों का मूल्य है 720। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 720 बटे 144। तो 25 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा? निकाल सकते हैं। 720 अपॉन 144 इंटू 25, तो 36 से ही कट जाएगा। 72 से ही कट रहा है। 72 से 10 बार, 72 से 2 बार, 2 से 5 बार, 25 पंजे 125, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट, ये वाला है। पांच छात्रों का औसत भार 40 केजी है, तो टोटल कितना हो जाएगा? पांच छात्रों का टोटल कितना हो जाएगा बच्चे? औसत 40 है, यानी एक बच्चे का 40 है, तो 5 का कितना हो जाएगा? तो 5 इंटू 40 है ना, यानी 200 केजी। पांच छात्रों का टोटल भार हो गया, टोटल वेट हो गया 200 केजी। उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 केजी ये छोड़कर चला जाता है, 50 केजी का छोड़कर चला जाता है, बचा 150 केजी। छात्र कितने रह गए? 4। तो 4 छात्रों का टोटल आ गया 150 केजी, तो औसत कितना आ गया? 150 बटे 4 कर देंगे तो 37.5 केजी आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य पर 330 रुपए पर बेची जाती है। तो देखो जरा, अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है तो 10% लाभ के साथ मतलब 110 रुपए में बेची जाएगी। किसी वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपए है, हर वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, 10% लाभ चाहिए यानी 110% पर बेचा जाएगा। लेकिन मूल्य में कितने पर बेचा जा रहा है? 330 पर। तो 110% की वैल्यू 330 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 330 बटे 110। तो हमें तो 100% चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 330। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 300 रुपए। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं और उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी? तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला है M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W। M1 कितना है? 12, यानी कितने मैन है? M फॉर मैन, यानी 12 छात्र हैं। दिन दिया नहीं है तो दिन लेंगे नहीं। H1 मतलब 7 घंटे है, कोई काम करते हैं, मान के चलो एक काम करते हैं, जो उतना ही भाग 6 घंटे, यानी H2 की जगह तो 6 घंटे आ गए, तो कितने छात्रों की आवश्यकता पड़ेगी? यानी M2 निकालना है, वही काम करना है। तो 6 से 12 कट गया 2 बार, 7 दूनी 14, यानी 14 छात्रों की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखेंगे सभी लोग, हाँ थोड़ा समझेंगे भी। बोल रहा है 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे हैं, 2 मीटर बाई 1.5 मीटर माप के। ठीक है, तो बनाने में 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? चलिए सबसे पहले दीवार का आयतन देख लेते हैं।
वॉल्यूम। आप दीवार का आयतन देखेंगे तो 20 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 20 मीटर का मतलब हो गया 2000 सेंटीमीटर, 5 मीटर का मतलब हो गया 500 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर मोटी है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 25 दूनी 50 और 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन जिसमें 2 दरवाजे भी हैं, एक दरवाजे का आयतन होगा, दरवाजे जहां पर फिट होगा, जिस दीवार के पोर्शन में फिट होगा उसका आयतन होगा 2 मीटर है, यानी 200 हो गया, सेंटीमीटर में ही चेंज करना। 1.5 मीटर है मतलब 150 सेंटीमीटर हो गया। और मोटी जो दीवार होगी वो दीवार भी तो जिस जो दीवार की मोटाई होगी उतनी मोटे दरवाजे का जो बचा हुआ क्षेत्रफल होगा उतने पार्ट पर लगेगा, वही होगा। तो ये तो एक का आया, लेकिन हमें 2 का चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 200, 15 पंजे 75 यानी 150, 75 दूनी 150, ऐसे कर लेते हैं। 15 दूनी 30, 30 पंजे 150 और ये 4 जीरो अलग से इंटू 2, 15 दूनी 30 और ये 5 जीरो। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इतने ईंटों की वो लगाना है। इतने कितने, एक ईंट का आयतन इतना होगा, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम इतना लंबा ना करके सीधा भी कर सकते थे, लेकिन कर लिया है तो कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओ सॉरी, आप ऐसे ना करके ऐसे करें, थोड़ा सा लंबा हो गया, हाँ है ना, थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। ये मेथड सही नहीं है। देखेंगे, ये तो समझ में आ गया, दीवार के आयतन में से दरवाजे के जो जो 2 दरवाजे लगे हैं उनका जो एरिया है वो माइनस करना है और एक ईंट के आयतन से डिवाइड दे देना है। ठीक है, तो हमारा जो आएगा वो ऐसे आएगा, 20 मीटर का मतलब हो गया 2000, 5 मीटर का मतलब हो गया 500 और ये 50, इसमें से माइनस करना है मुझे 200 और ये 150 इंटू 50 इंटू 2 और डिवाइड देना है एक ईंट के आयतन से, यानी 25 इंटू 16 इंटू 10, तो इतनी ईंटें लग जाएंगी, ईंटों की संख्या। तो ये हो जाएगा आपका 50 कॉमन ले लो ऊपर से, 50 इसमें भी 50 इसमें भी, सीधा 5 दूनी 10, 10 लाख हो गया, माइनस 50 कॉमन ले लिया, 15 दूनी 30 यानी 60,000 हो गया। डिवाइडेड बाई 60,000 हो गया क्या, 30 दूनी 60, हाँ, और ये 25 इंटू 16 इंटू 10, 25 से तो 50 कट गया 2 बार, 2 से ये 16 कट गया 8 बार,
10 लाख में से 60,000 जाएंगे तो 9,40,000 बचेगा, डिवाइडेड बाई 80 बचेगा, ये कट जाएगा, 8 एकम 8, तो 11,750 ईंटें लगेंगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी उतना ही, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उतना ही दमदार क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में ध्यान से सुनेंगे, दिए गए चित्र में ओपी, ये जो ओपी है, ये ओपी है, ये पैरेलल है यानी समांतर है इसके। तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना, इसको आगे बढ़ा दूं, और इसको आगे बढ़ा दूं, कोई शक है? तो ये दोनों लाइन समांतर होंगी। समांतर का मतलब है इन दोनों के बीच ये कितने भी आगे बढ़ जाएं तो ये आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, और उसके कुछ रूल होते हैं। ये जब 140 है तो ये एक सीधी लाइन बन गई, समझ रहे हैं? तो ये 140 है तो क्या ये 140 होगा? एकांतर कोण, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये 140 है तो ये 140 होगा। ठीक है, अब जब ये 140 है तो ये कितना होगा? इधर वाला ये पूरा 180 होता है तो ये 40 बना, ये भी पूरा 180 होगा तो ये 100 है तो ये 80 बचा, 80 और 40 120, तो ये त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180, तो ये 80 हो गया, ये 40, 120, तो ये 60 होगा, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक? तो आंसर आ जाएगा। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डेसिमल नंबर सच एज 0.4 का मल्टीप्लाई 0.2 से करना है तो आंसर 0.08 आएगा। तो इसको समझाने के लिए कौन सा टूल सबसे ज्यादा उपयोगी है? हिंदी में ले लेते हैं ये क्वेश्चन। दो दशमलव संख्याओं का गुणन है, जैसे ये है, संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण। डाइंस ब्लॉक होता है स्थानीय मान को समझाने के लिए, डाइंस ब्लॉक होता है स्थानीय मान को समझाने के लिए। संख्या चार्ट रहता है संख्याओं को समझाने के लिए, काउंटिंग नंबर्स। सेम ये भी गिनती के लिए होता है। अबेकस भी किसके लिए होता है? गिनती के लिए। लेकिन जब डेसिमल की संख्याओं की बात आती है, मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, तो हम ग्राफ पेपर की सहायता से यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम बताएंगे एक क्लास में पेडागोजी में कि आप ग्राफ पेपर को कैसे यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। फिलहाल इसका आंसर ग्राफ पेपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से 9 को प्रदर्शित करेगी। टैली चिन्ह है, टैली चिन्ह का मतलब होता है, तो 9 है तो हम 5 कैसे टैली करते हैं? 1 2 3 4, तो 5 में जाएगा ऐसे करके 5, फिर 1 2 3 4, 9 हो गए, 5 और 4 9, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान के चलो हमें 12 का करना होता, 12 का, तो आप क्या कर सकते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को लिख सकते थे ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जिससे कंप्लीट हो जाएगा। एक व्यक्ति का मासिक वेतन है 24,000। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को।
उसके शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट का मतलब है एक सर्कल में ऐसे करके समझना, मतलब उसका खर्चा इस सर्कल के बराबर है, मतलब 360 डिग्री के बराबर है। त्रिज्य खंड का मतलब होता है दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ पार्ट, ये वाला। इसका जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो ये शिक्षा वाला है, ये क्या है, शिक्षा वाला। तो इस शिक्षा पर किए गए व्यय बताना है। अब ये पूरा मासिक व्यय है, पूरा जो व्रत है वो मासिक व्यय है। पूरा व्रत कितना होता है, 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री जो है वो 24,000 के बराबर है खर्चे में। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 24,000 बटे 360। लेकिन मुझे तो केवल 60 डिग्री पता करना है, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,000 बटे 360 इंटू 60 हो जाएगी। इधर ले लेते हैं 24,000 इंटू 60 बटे 360, जो शिक्षा पर हो रहा है। तो ये 6 बार कटेगा, 6 चौ 24, तो आंसर आ जाएगा 4,000 रुपये। तो उसका शिक्षा पर जो व्यय होगा वो 4,000 रुपये है। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा सीखना है तो मेरे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का जो वर्गीकरण है उस वाले वीडियो को जरूर देखें, तो 1-2 क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय।